हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल तुम्हारा एक और एग्ज़ाम होने वाला है BEGC 107। तो इसको हम आज लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं और रिपीट होने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं को लेंगे हम। बाकी क्वेश्चन पेपर काफ़ी बड़ा है, तो सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट हैं और जो रिपीट हो सकते हैं उन्हीं को अच्छे से यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहले तो मैं बता दूं आपको, ये आपका 3 घंटे का पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। ठीक है, 3 सेक्शन में ये पेपर आपका डिवाइड होगा। इसके साथ साथ इसमें कुछ जो पहला क्वेश्चन होगा सेक्शन ए में, उसमें कुछ इस तरह के शॉर्ट नोट्स आएंगे जो आपको 100 वर्ड्स में लिखने हैं और कोई 4 करने हैं इसमें से। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पर जो बड़े क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहीं से हमारा वीडियो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से देखना और चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आंसर्स को। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो है द डचेस ऑफ मल्फी से एक क्वेश्चन आता है। इस यहाँ से ये जो है द डचेस ऑफ मल्फी, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। किसी भी जितने भी कैरेक्टर हैं उसमें से किसी के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है, और उसका या फिर लिटरेचर में उस चीज़ का कि क्या इम्पोर्टेंस है, किसी भी कैसे भी आपसे पूछ लिया जाएगा। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है वो है द कैरेक्टर ऑफ बसोला के बारे में पूछा गया है कि उसका कैरेक्टर क्या था इन द डचेस ऑफ मल्फी में। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है। उसके बारे में सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देना उसके बारे में कि हु वाज बसोला जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है एंड अ फैसिनेटिंग कैरेक्टर। ठीक, एंड ही एक्ट्स द रोल ऑफ विलेन। ठीक है, विलेन और एवेंजर दोनों के रोल वो प्ले करता है इसमें। एट द सेम टाइम वर्किंग फर्स्ट अगेंस्ट एंड देन फॉर द डचेस। फिर इसमें थोड़ा सा और आप लिख देंगे कि फर्स्ट बसोला अग्रीज टू वर्क एज अ स्पाई एंड ऑल्सो मर्डर द डचेस ऑफ फर्डिनेंड एंड द कार्डिनल, even though he knows they are evil and they are court corrupt. He realized that he has entered into a wicked bargain. उसको ये चीज़ें महसूस होने लगती हैं। फर्डिनेंड ऑफर करता है उसको कि एक रिस्पेक्टेबल जॉब, समथिंग ही कोवेट्स वेरी हाईली एज एन एक्स कॉन्विक्ट हु स्पेंड 7 years एज अ गैले स्लेव। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मर्डर ही कमिटेड अर्लियर। तो ये बसोला के बारे में हम बता देंगे थोड़ा सा और भी बता सकते हो आप कि यहाँ पर बसोला जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, शिफ्टिंग फिगर वाला। और इसके साथ साथ ही evolves फ्रॉम ए हायर्ड स्पाई और assassin for the corrupt brothers, as I told you, Ferdinand and the Cardinal, into a remorseful avenger seeking justice for the murdered duchess. Ultimately, he is a contradictory character, a tool of evil who awakens to conscience, embodying the play's themes of corruption, moral ambiguity, and the struggle between inherent good or evil within a corrupt world. ठीक है, अब हम इसके कैरेक्टर के बारे में कुछ की एस्पेक्ट्स बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, उनको डिटेल में देख लेते हैं। चलिए, बसोला के कैरेक्टर के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक एक करके हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टॉपिक जो हेडिंग्स हैं उससे कैरेक्टर के बारे में वो लिख दिए। तो पहला जो है वो है द मेलकंटेंट, मतलब असंतुष्ट व्यक्ति, असंतुष्ट। ठीक है, अनसेटिस्फाइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ही इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ बिटर एक्स कॉन्विक्ट सीकिंग फेवर। ठीक है, और ही यूजेस शार्प सटायरिकल विट, मतलब एक व्यंग्यात्मक वे में वो बात करता है, टू क्रिटिक द कोर्ट्स पैरासिटिक नेचर और सीइंग हिमसेल्फ एज अ स्कैवेंजर। ठीक है, तो उसका ये नेचर हो गया। एक तो इसके बारे में बता देंगे हम। देन द टूल विलन कैसे बताएंगे कि ही वॉज यूज्ड एज अ टूल। ठीक है, किसने किया था? फर्डिनेंड ने और उसके ब्रदर ने। तो ही वॉज हायर्ड बाय फर्डिनेंड, ही स्पाइज ऑन द डचेस। ठीक है, एंड ही कैरीज आउट द
द लेडी orchestress, ठीक है, and he carries her out her murder, acting as the instruments of the brothers cruelty, ठीक है. he was means he was used as a tool, आप ये बता सकते हैं. फिर है moral awakening. He was witnessing the duchess virtue or stoicism, especially at her death, ठीक है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद her death awakens his conscience, making him remorseful or disillusioned with his employers. एवेंजर्स में आप बताएंगे द एवेंजर के बारे में कि ही रिफ्यूजिंग टू बी अ डिस्कार्डेड बसोला जो है, बसोला टर्न्स ऑन द ब्रदर्स सीकिंग रिडेम्पशन बाय किलिंग देम बोथ, फर्डिनेंड और कार्डिनल, ठीक है. Why? Because to avenge the duchess, fulfilling the tragic cycle of violence. Okay. Then ambiguity. Ambiguity में आप बताएंगे कि he is never purely evil, कि वो इतना बुरा नहीं था, but his actions जो थे ना, that turned from a desperate need for survival and reward, but his inherent goodness or surfaces, making him a tragic figure rather than a simple villain. ओके तो ये पॉइंट्स हैं, ये आप लिख देंगे. इसके बाद कंक्लूजन लिख देना. ओके क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो हम ज़्यादा पॉइंट्स लिखोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा. बाकी आप इट्स अप टू यू, आप लिखेंगे तो ठीक है, बट यहाँ पर अभी हम इतने ही टॉपिक करने वाले हैं. इसके बाद कंक्लूजन में लिखेंगे कि बसोला इज़ अ प्लेज मोरल center and decay or rebirth, a man trapped by circumstances who ultimately chooses a form of justice even at the cost of his own life, ठीक है, making him one of the Elizabethan tragedy's most memorable or multi-faced character. बस इतना से लिख देंगे. बाकी थोड़ा थोड़ा जो ये हमने इतने यहाँ पे जो पॉइंट डिस्क्राइब किए हैं इसमें से भी आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो कंक्लूजन आपका कंप्लीट हो जाएगा. ओके तो हमारे क्वेश्चन हो गए. यहाँ पे सेकंड देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो आपका ये थर्ड क्वेश्चन ही है. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जैकोबियन ड्रामा. जो जैकोबियन ड्रामा था उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या विशेषताएं थी, वो यहाँ पर हमें बतानी है. जैकोबियन ड्रामा से भी आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको पढ़ के जाना, इसमें से कुछ भी आ जाएगा आपसे पूछने के लिए. तो इंट्रोडक्शन, पहले तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, जैकोबियन ड्रामा जो है जो इसका टाइमिंग था, क्या टाइम था, 1603 to 1625, ठीक है. तो जैकोबियन ड्रामा इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ डार्कर, ठीक है, डार्कर मोर साइक्लिनिकल टोन देन इट्स एलिजाबेथन प्रीसीडेंस, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ करप्शन, ठीक है, रिवेंज, लस्ट एंड बिट्रेयल, ठीक है, विद कॉम्प्लेक्स और morally ambiguous characters and intricate plots, often featuring heightened language and elaborate stagecraft, especially in popular forms like revenge tragedies and city comedies that reflected societal turmoil or disillusions, ठीक है. अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो जैकोबियन ड्रामा की हमें बतानी है. तो इसके लिए हम थोड़े से पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर. तो इसमें सबसे पहला जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं उसमें है डार्क एंड साइनिकल टोन. तो इसमें जो जैसे कि आप लोग ये हेडिंग में ही देख सकते हैं कि डार्क एंड सिनिकल टोन के बारे में बात की जा रही है. तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि इट वॉज अ मूव फ्रॉम एलिजाबेथन आइडियलिज्म टू पेसिमिज्म, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड फोकसिंग ऑन, किस चीज़ पे फोकस किया गया था, डिके, डेथ और फ्यूटिलिटी, ठीक है. इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट, मोरल एम्बिगिटी. मोरल एम्बिगिटी में कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस आर मोर कॉम्प्लेक्स,
ठीक है, ब्लरिंग लाइंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग विद डीप डाइव्स इनटू फ्लॉड ह्यूमन मोटिवेशंस, डिज़ायर्स एंड फियर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर है कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स एंड कैरेक्टर्स। कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स और कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो दैट इंट्रिकेट स्टोरी लाइन्स विद सब प्लॉट्स, ओके, सब प्लॉट्स, पॉलिटिकल इंट्रिग और द डीपली फ्लॉड साइकोलॉजिकली रिच कैरेक्टर्स, ये हम यहाँ पर बता देंगे इसके बारे में। रेवेंज ट्रेजिडीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो अ डोमिनेंट जेनियर like the Duchess of Malfi focused on revenges, violence और corruption। ठीक है, फिर सिटी एम्बडीज के बारे में बात करते थे। डिपिक्टेड रियलिस्टिक अर्बन लाइफ ऑफन, जैसे लाइक सेटराइजिंग सोशल कस्टम्स एज सीन इन, आपने देखा होगा जैसे बेन जॉनसन वर्क। ठीक है, बेन जॉनसन वर्क में जैसे आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से डिपिक्ट किया जाता है अर्बन लाइफ के बारे में और उसके सेटराइजिंग सोशल कस्टम्स के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, नेक्स्ट है हमारा हाइटेंड लैंग्वेज के बारे में बात की गई है यहाँ पर। इसका क्या मतलब होता है कि इस नॉवल में जो है यूज़ ऑफ एलोबरेटेड मेटाफोर्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, मेटाफोर्स और विटी डायलॉग्स एंड एट द सेम वे द पावरफुल स्पीचेस। तो ये लैंग्वेज के बारे में आप बता देना, मेटाफोर यूज़ किए गए हैं, विटी डायलॉग्स और पावरफुल स्पीचेस के बारे में आप बता देना। एम्फेसिस ऑन स्टेज क्राफ्ट, इंक्रीज्ड यूज ऑफ एलॉबरेटेड कस्टम्स, ठीक है, सेट्स और स्पेशल इफ़ेक्ट्स स्पेशली इन कोर्ट मास्क के बारे में आप बता सकते हैं। सेट के साथ साथ आप कॉस्ट्यूम्स के बारे में भी बताएंगे, कॉस्ट्यूम्स। ठीक है, कस्टम्स भी और कॉस्ट्यूम्स के बारे में बात है, सोशल कस्टम्स की बात हो रही है यहाँ पर। देन फोकस ऑन रियलिज्म एंड वाइज, ठीक है, एक्सप्लोर रियलिस्टिक ह्यूमन फीलिंग्स लाइक अडल्ट्री, ग्रीड, लस्ट, ठीक है, एंड मूविंग बियॉन्ड एरिस्टोक्रेटिक फोकस। बस इसमें आप बता देंगे कि किस चीज़ पर फोकस बताया गया है इसमें, लाइक अडल्ट्री, ठीक है, अडल्ट्री, ग्रीड, लस्ट एंड मूविंग बियॉन्ड एरिस्टोक्रेटिक फोकस। इसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक है, ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया। जल्दी से नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा नावल है द डचेस ऑफ मल्फी, इसमें से देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और सी सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है द कैरेक्टर स्केच के बारे में। कैरेक्टर स्केच पूछा जा रहा है इन द डचेस ऑफ मल्फी के बारे में। तो अटैम्प्ट अ कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ द डचेस इन द डचेस ऑफ मल्फी, मतलब इस यहाँ से आपसे हमेशा पूछा जाएगा, तो इसको छोड़ना मत, इसको अच्छे से करके जाना, जितना भी आप कर सकते हो इसको, जितना अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हो तो ये आप करके जाना। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन हमारा, इंट्रो में हम क्या लिखेंगे, हम ये वाला कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रो में हम लिखेंगे कि द डचेस ऑफ मल्फी इज़ अ कॉम्प्लेक्स और ट्रेजिक हीरोइन है, वो ट्रेजिक हीरोइन बताया गया है। किस लिए? बिकॉज शी इज़ नोन फॉर हर स्ट्रेंथ, इंडिपेंडेंस एंड वर्च्यू विच स्टैंड इन स्टार कंट्रास्ट टू द करप्शन ऑफ हर ब्रदर्स। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ हमें बताना क्या है, इसमें उसका कैरेक्टर एनालिसिस करना है हमें। ठीक है, डचेस का तो पॉइंट वाइज करेंगे हम, बट उसके साथ साथ थोड़ा सा हम ये भी बताएंगे इसमें कि जो डचेस है शी इज़ ए स्ट्रॉन्ग, विशियस और कॉम्प्लेक्स हीरोइन तो है ही, हु डिफाइज पेट्राइजल कंट्रोल बाय मैरिंग हर स्टीवर्ड नेम एंटोनियो फॉर लव। तो दैट शो केसिंग हर करेज, पैशन, ठीक है, एंड डिग्निटी। डिग्निटी किस लिए? अगेंस्ट हर जो टायरनिकल ब्रदर्स हैं उसके, who attempts to suppress her autonomy,
ultimately becoming a tragic figure whose resilience in the face of torture and death that makes her a symbol of integrity amidst corruption. So she embodies resilience, womanhood, conflict, or seeking personal agency like love, remarriage in a world that demanding submission. तो ये इतना सा हम थोड़ा सा लिख देंगे, इसके बाद कुछ उसके कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे यहाँ पर पॉइंट वाइज। यस, तो कैरेक्टर एनालिसिस के करते हुए हम जो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे वो है स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड इंडिपेंडेंट। शी इज़ अ यंग विडो। एज अ यंग विडो, द Duchess is in the unusual position of having political power or autonomy, a situation rare for women in the Renaissance. She asserted her right to control over her own life, okay, or explicitly defying her brother's prohibitions against remarriage for her own personal happiness and love। ठीक है, तो वहाँ पर उसकी स्ट्रॉन्ग विल दिखाई है, उसका इंडिपेंडेंट होना बताया गया है। ठीक है, देन वर्चुअस और काइंड। द Duchess is consistently described as a woman of immense virtue, okay, integrity or kindness, particularly in contrast to the corruption and moral decay of her brothers, Duke Ferdinand and the Cardinal. She treats her household with respect and lacks the snobbery common amongst her class, which is evident in her choice of husband। ठीक है, थर्ड है loving wife and mother। Her primary motivation is her desire for a fulfilling private life, marrying her steward Antonio Bologna से she got married with him for love। किस लिए? For love rather than political or financial gain। She is a passionate and devoted wife and mother to their 3 children, okay, making her a relatable human figure whose domestic desires ultimately clash with the harsh political realities of the world। Fourth point, brave and resilient। When her secret marriage is discovered as she is imprisoned and psychologically tortured by her brothers, ठीक है, she maintains her dignity and sanity। How? Her famous lines before her execution क्या था? I am Duchess of Malfi still। ठीक है, ये लाइन याद रहे तो लिख देना, I am Duchess of Malfi still। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रेजिक फ्लॉ। ट्रेजिक फ्लॉ में आप क्या बताएंगे कि सम इंटरप्रिटेशंस व्यू हर ट्रेजिक फ्लॉ एज बीइंग टू ट्रस्टिंग एंड नाइव। ठीक है, नाइव about the extent of her brother's evil। She constantly underestimates their capacity for cruelty and believing time might temper their rage and revealing her secrets to the spy Pozzola। ठीक है, leading directly to her downfall। इसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि इन एसेंस द डचेस इज़ अ मोरली गुड पर्सन इन अ करप्ट वर्ल्ड हु इज़ अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयड बाय द मिसोगनी एंड पावर स्ट्रगल्स ऑफ हर मेल रिलेटिव्स। एंड द डचेस इज सेलिब्रेटेड फॉर हर नोबल स्पिरिट बट हर स्टोरी इज अ poignant exploration of love, power, betrayal, ठीक है, एंड cementing her place as an enduring figure in the literature। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ साथ ये मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो नावल है, जो ट्रेजिक नावल है, इसको आप अच्छे से करके जाना, इससे हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं 8th क्वेश्चन। डिस्कस ड्राइडेंस मैक फ्लैक्नो एज अ स्टायर। जॉन ड्राइडेंस की ये एक मोक हेरोइक स्टायर है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से भी आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इसको एज अ स्टायर कैसे बोल सकते हैं, हाउ कैन वी से एज अ स्टायर, तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे पहले से जॉन डायसन, ठीक है, जॉन ड्रायसन। जॉन ड्राइडेंस मैक फ्लैक्नो एक मास्टरफुल मोक हेरोइक स्टायर है, ठीक है, दैट रिडिक्यूल्स हिज लिटरेरी एंड पॉलिटिकल राइवल थॉमस शेडवेल by portraying him as the dullest poet, ठीक है, who ever lived। ड्राइडन जो है he uses the elevated style and conventions of classical epic poetry to treat a trivial subject। क्या था ट्राइवल सब्जेक्ट? शेडवेल्स इनकॉम्पिटेंस, thereby deflating his target through ironical praise, ठीक है, एंड ह्यूमर्स कंटेंट। इतना सा हम इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। उसके बाद जो की एस्पेक्ट्स हैं कि हम इसको स्टाइल कैसे बोल सकते हैं, उसके सम पॉइंट्स आई एम गोना राइट डाउन। यस, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा की एस्पेक्ट्स ऑफ द सटायर के लिए। पहला पॉइंट हम लिखेंगे मोक हेरोइक फॉर्म, ठीक है। इसके बारे में हम बताएंगे कि जो ड्राइडन है ही यूजेस द सीरियस डिग्निफाइड लैंग्वेज, इमेजरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एपिक पोएम्स लाइक होमर और वर्जिल, ठीक है, फॉर अ ट्राइवियल कंटेम्प्रेरी डिस्प्यूट। दिस पोएम डिस्क्राइब्स द कोरोनेशन of Shadwell as the successor of Richard Flecknoe, the aging king of the realms of nonsense. This grand treatment of an insignificant event creates a sharp or satirical contrast. Second point लिखेंगे हम persona and irony। ड्राइडन जो है ही अवॉइड्स डायरेक्ट अब्यूज़ और नेम कॉलिंग, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ही अवॉइड्स डायरेक्ट अब्यूज़ और नेम कॉलिंग, इंस्टेड ही यूजेस द पर्सोना ऑफ फ्लैक्नो एंड नोटोरियसली बैड पोएट हिमसेल्फ। कैसे करते हैं? टू प्रेज हिम, ठीक है, बाय प्रेजिंग शेडवेल फॉर हिज सुप्रीम डलनेस विच इज़ द अल्टीमेट वर्च्यू इन द किंगडम ऑफ नॉनसेंस। For instance, Flecknoe declares that Shadwell alone my perfect image bears, mature in dullness from his tender years. This sustained irony is the poem's primary weapon. Third point लिखेंगे हम character assassination. Shadwell is presented as a corpulent, talentless flagrants who is born for a scourge of wit and flair of sense, ठीक है, इतना बताया गया। ड्राइडन मॉक्स शेडवेल्स फिजिकल अपीयरेंस, हिज माउंटेन बेली, उसको बुलाता है ना, माउंटेन बेली बुलाता है, बिकॉज ऑफ हिज मीन्स ही वॉज फैट, एंड हिज वर्क्स suggesting his comedies are so dull they make people cry, and his styles are so ineffective they never morse, okay। फोर्थ पॉइंट लिख लेते हैं पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। द लिटरेरी जो ये है दिस लिटरेरी राइवलरी वॉज इंटेंसिफाइड बाय पॉलिटिकल डिफरेंसेस। ड्राइडन वॉज अ Tory and a supporter of the king, while Shadwell was a Whig, ठीक है। This poem's subtitles upon the blue protest poet, ठीक है, this personal attack to the political tension of the time, using Shadwell as a symbol of the flawed leadership, okay, and declining standards that Dryden perceived
in the Whig faction. ओके तो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के बारे में आप बता देंगे यहाँ पर. 5th पॉइंट होगा लिटरेरी क्रिटिक. बियॉन्ड पर्सनल एनिमोसिटी द satire also functions as a broader commentary on the decline of literary standards in 17th century in England. Dryden uses Shadwell as the epitome of mediocre writer who relied on tiresome repetition and lacked originality, thus developing the art of poetry. ठीक है, तो लिटरेरी क्रिटिक्स में भी यहाँ पर यूज़ किया गया है. 6 पॉइंट हम लिखेंगे. नेक्स्ट हमारा टेक्निक्स. तो ड्राइडन एम्प्लॉयज अ रेंज ऑफ सैटायरिकल डिवाइसेस जिसमें फर्स्ट है आयरनी. आयरनी में द एंटायर प्रमाइस इज आयरोनिक प्रेजिंग शेडवेल फॉर हिज अनपैरेलल्ड डलनेस. ठीक है. देन हाइपरबोल. हाइपरबोल बताएंगे कि एग्जेजरेशन सच एज डिस्क्राइबिंग शेडवेल एज अ टन ऑफ मैन विद अ माउंटेन वैली एंड अ किडकिन ऑफ विट. ठीक है, इस तरह से जो हाइपरबोल यहाँ पर यूज़ किए गए हैं दोज आर यूज टू रिडिक्यूल हिज फिजिकल अपीयरेंस और इंटेलेक्ट. ठीक है. allusion comprehensions to great figures like Augustus Caesar, ठीक है, and John the Baptist are used to deflate Shadwell by highlighting his travesty. ओके, इतना लिखने के बाद हम कंक्लूड कर देंगे अपना क्वेश्चन. कंक्लूजन में लिखेंगे कि मैकफ्लेक्नो इज़ अ हाईली इफेक्टिव सैटायर बिकॉज इट ब्लेंड्स पर्सनल animosity with broad literary and social commentary, using the dignified form of the epic to expose and ridicule the perceived nonsense. ठीक है, for his rivals' work and the literary world that celebrated his work. ओके, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए वो है क्वेश्चन नंबर 10. What features of the mock epic does the Rape of the Lock display? ठीक है, इसको करेंगे हम हमेशा की तरह. इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिख देंगे. द रेप ऑफ द लॉक इज़ अ मॉक एपिक. ठीक है, इट्स अ मॉक एपिक बिकॉज इट यूजेस द ग्रैंड स्टाइल सुपर नेचुरल मशीनरी. ठीक है, एंड सीरियस टोन ऑफ ट्रेडिशनल एपिक लाइक होमर, बट इट अप्लाइज them to a trivial modern subject, creating satire by juxtaposing the grand with the petty and employing hyperbole and using heroic couplets to mock 18th century aristocratic societies focus on vanity and social rituals. ठीक है, इतना सा हम यहाँ पर लिख देंगे. इसके बाद वो कौन कौन से की एस्पेक्ट्स हैं जो हमें बताने हैं यहाँ पर. फर्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा एलिवेटेड लैंग्वेज एंड स्टाइल. ठीक है, तो जो कुछ की एस्पेक्ट्स हैं जो मॉक एपिक फीचर्स डिस्प्ले करते हैं इसके बारे में वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. उसी में पहला जो पॉइंट है वो है एलिवेटेड लैंग्वेज और स्टाइल. पोप यूजेस एपिक कन्वर्सेशन लाइक इन वोकेशंस. ठीक है, ग्रैंड डिस्क्रिप्शंस, formal speeches, but applies them to Belinda's dressing table और a card game. ठीक है, तो लैंग्वेज की बात हो गई, यहाँ पर स्टाइल की बात हो गई. फिर है सुपर नेचुरल मशीनरी. अच्छा, एक मैं बात बताना चाहूँगी थोड़ा आगे जाने से पहले कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना द रेप ऑफ द लॉक, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप इसी सेक्शन में यहाँ पर यहाँ से जो है 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको भी द रेप ऑफ द लॉक को भी अच्छे से तैयार करके जाना जब ये सी सेक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, और यहाँ पर एक ही सेक्शन में एक ही जगह एक ही चैप्टर से 2 आपसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज़ गोइंग टू बी. ठीक है, और उसके साथ साथ जो मैकफ्लेक्नो है वहाँ से भी आपसे 2 क्वेश्चन एक ही सेक्शन में पूछ लिए गए हैं. तो अब आप देख लो ये जो डिस्कस है ड्राइडेंस, मैकफ्लेक्नो और ये द रेप ऑफ द लॉक, ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, चलिए सुपर नेचुरल मशीनरी की हम बात कर रहे हैं. तो इंस्टीड ऑफ गोड्स एंड गोडेजेस अराइव्स एंड द सेल्फ्स
एलिमेंटल स्पिरिट जिनको बोलते हैं, दैट इंटरफेयर इन ह्यूमन अफेयर्स ट्रीटिंग अ फ्लट्रेशन एंड अ कॉस्मिक बैटल। तो ये जो सुपर नेचुरल जो भी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देना। फिर है जस्टिफिकेशन ऑफ द सीरियस एंड ट्राइवल, अ स्मॉल सोशल लाइट कटिंग लाइक जो जिसके बारे में बताया कटिंग अ लॉक ऑफ हेयर, ठीक है, इज ट्रीटेड विद द ग्रेविटी ऑफ अ मेजर वॉर, हाईलाइटिंग द सुपरफिशियलिटी एंड ऑफ द कैरेक्टर्स कंसर्न्स। फोर्थ पॉइंट है एपिक सिमिलिस, ठीक है, बेलिंडाज ब्यूटी और द बैटल ओवर द लॉक आर कंपेयर्ड टू ग्रैंड नेचुरल फिनोमिना और heroic conflicts but in a humorous context. Okay, mock heroic battles and weapons की हम बात कर लेते हैं कि a dressing room scene जो आपने पढ़ा होगा अभी तक, a dressing room scene becomes a battlefield with cosmetic acting as swords and armor satirizing warrior culture, ठीक है। तो यहाँ पर 6 पॉइंट हमारा बनेगा heroic couplets. This poem is written in rhyming pairs of iambic pentameters like heroic couplets की हम बात करें, a form associated with epic grandeur but used here for witty satirical commentary के लिए यूज़ हुआ यहाँ पर, satire and moralizing. Though irony and hyperbole, pop critics the vanity, frivolity and shallow values of the fashionable society society he depicts. यहाँ पर ये बात हो गई हमारी, 7 पॉइंट्स हो गए हमारे। फिर हम कंक्लूजन लिख देंगे कि द रेप ऑफ लॉक मिमिक्स द फॉर्म ऑफ एपिक पोएट्री टू ridicule the very society that obsessed over such trivial matters, making it a perfect example of the mock epic genre. ठीक, ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो द रेप ऑफ द लॉक ये आप करके जाना, और यहाँ पर जो दोबारा से यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछा गया है सुपर नेचुरल मशीनरी के बारे में, जैसा कि यहाँ पर मैंने बात की है आपके लिए, तो ये एक टॉपिक ही इन्होंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे उठा के दे दिया, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से करके जाना। तो सुपर नेचुरल मशीनरी को मैं यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ, ये आप खुद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे करवाऊँगी तुम लोगों को वो है 12th क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द राइज ऑफ द इंग्लिश नॉवल, ठीक है। इसको देखते हैं हम, चलिए। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि द इंग्लिश नॉवल emerged एज अ डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म इन द 18th सेंचुरी, ठीक है, ड्राइवन बाय सिग्निफिकेंट सोशियो इकोनॉमिक and cultural shift and marked by a new focus on realism and the individual experience. It transitioned from earlier form like epic poetry, ठीक है, epic poetry and chivalric romances to a genre that reflected the lives and values of the burgeoning middle class, ठीक है। इसके बारे में ये थोड़ा सा आप बता देना कि क्या रीज़न थे इंग्लिश नावल के, व्हाट वाज द रीजंस अबाउट राइजिंग ऑफ इंग्लिश नावल में, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन दे देंगे। देन व्हाट वर द की फैक्टर्स ऑफ राइज ऑफ द नावल की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो पॉइंट वाइज लिखेंगे हम, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होने वाला है राइज ऑफ मिडिल क्लास। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुई थी ना फ्रांस में, दैट लेड टू एन एफ्लुएंट एंड ग्रोइंग मिडिल क्लास दैट सॉट लिटरेचर रेलिवेंट टू देयर एवरीडे लाइव्स रादर देन द एरिस्टोक्रेटिक थीम्स ऑफ ट्रेडिशनल ड्रामा एंड रोमांस। तो इस तरह से मिडिल क्लास का राइज हुआ था, मिडिल क्लास राइज हुई थी। इंक्रीज लिटरेसी एंड प्रिंट कल्चर, लिटरेसी और प्रिंट कल्चर कैसे उसका राइज हुआ था कि एडवांसेस इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, printing technology made books cheaper or more widely available so that everybody can read. The proliferation of newspapers and magazines fostered a genuine reading habit and a wider audience, including women who had more leisure time, provided a robust market for this new literary form. फिर है shift towards realism, कैसे हुआ था?
The intellectual spirit of the 18th Enlightenment emphasized reason, individualism, and empirical observations. ठीक है. Novel embraced formal realism using detailed, believable plots and ordinary characters with whom readers could identify, often presented through a first-person narrative or epistolar letter formats. ठीक है. फोर्थ पॉइंट है हमारा डिक्लाइन ऑफ ड्रामा एंड रोमांस. द पब्लिक इंटरेस्ट जो था इन ट्रेडिशनल फॉर्म्स लाइक स्टेज ड्रामा दैट वेंट partly due to the Licensing Act of 1737, which censored plays or creating a vacuum in popular entertainment that novel filled. Okay, lending libraries, the establishment of circulating or mobile libraries further increase access of books. ठीक है, फॉर अ वाइडर डेमोग्राफिक, पर्टिकुलरली वुमेन की बात की जा रही है यहाँ पर, हु बिकेम अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द रीडिंग पब्लिक. ठीक है. अब आगे यहाँ पर मैं थोड़े से कुछ ऐसे नॉवलिस्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताने वाली हूँ जिनको आप अगर ऐड करेंगे तो अच्छे खासे आपको नंबर मिल सकते हैं. ठीक है. तो वो कौन कौन से नॉवलिस्ट थे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इंग्लिश नॉवल के राइजन में, तो वो हम यहाँ पर बात करने वाली हूँ. मैं फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे उनका. सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा नॉवलिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन. इसमें फर्स्ट है डैनियल डेफो. इन्होंने क्या लिखा था, रॉबिन्सन क्रूज और मोल फ्लैंडर्स. इज ऑफन कंसिडर्ड अ फाउंडर ऑफ द इंग्लिश नॉवल, नोन फॉर हिज जर्नलिस्टिक और फर्स्ट पर्सन नैरेटिव स्टाइल दैट क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रियलिज्म एंड फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल सर्वाइवल और सोशल मोबिलिटी. सैमुअल रिचर्ड्स, अ पायनियर दैट epistolary novel using letters to explore characters' inner lives, emotions, or moral dilemmas, which appeals greatly to the female readers. Next हमारा हेनरी फिल्डिंग, जोसेफ एंड्रू और टॉम जोन्स, often regarded as the father of the English novel. ठीक है, फादर ऑफ द इंग्लिश नॉवल. यूज सटायर एंड अ कॉमिक एंड अ स्ट्रक्चर टू प्रेजेंट अ ब्रॉड एंड रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ ह्यूमन नेचर और सोसाइटी. दैट वॉज हिज कैरेक्टरिस्टिक्स. लॉरेंस स्टेटन, he was introduced experimental techniques such as a non-linear narrative or digressions that were far ahead of their time and influenced later modernist writers. ठीक है. इसके बाद हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे कि इन 19th century, द विक्टोरियन एरा जो था, द नोवेल हैड बिकम द लीडिंग लिटरेरी जेनर विद ऑथर्स लाइक जेन ऑस्टन और चार्ल्स डिकन्स further developing realism or social commentary that cementing the novel's place in English literature. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. इसके साथ साथ हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो गई है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो देखनी हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना. ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.